और भाई कैसे हो? काफ़ी समय बाद में हम फिर से एक बार नए वीडियो में मिल रहे हैं। और मैं काफ़ी समय से एक नया वीडियो बनाने की सोच रहा था और मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसमें काफ़ी देर लग चुकी है और दोस्तों काफ़ी मेहनत रहती है वीडियो बनाने के पीछे। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करते हैं डीप फ्रीज़र की। डीप फ्रीज़र में यदि इंटरनल लीकेज हो जाए तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इंटरनल लीकेज है तो उसमें काफ़ी समय लगता है। नमस्कार, मैं हूं सुनील और मेरे इस YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं डीप फ्रीज़र की। तो डीप फ्रीज़र में यदि ओपन कॉइल डालना होता है तो इसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है और काफ़ी मेहनत भी लगती है और इसमें मटेरियल भी काफ़ी सा लगता है, जैसे कि कॉपर ट्यूब हो गया, क्लैंप पट्टी हो गई या स्क्रू हो गया। ऐसे कई सामान जो होते हैं जो कि इस फ्रीज़र पे ओपन कॉइल डालने के दौरान हमको काम में आते हैं। तो दोस्तों इसे बहुत ही सावधानी से बनाना पड़ता है और काफ़ी मेहनत लगती है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम इस फ्रीज़र को रिपेयर करें। और दोस्तों जो भाई इस चैनल पे नया आया हुआ है वह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका प्यार हमारे साथ में बना रहे और अपनी जितनी भी नई अपडेट होती है वह आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों यह 500 लीटर की डीप फ्रीज़र है। इसमें हम कॉपर ट्यूब 1/4 साइज़ यूज़ करते हैं और इसे फिट करने के लिए हमारे पास में पीओपी की एल एंगल वाली पट्टियाँ होती है जिसके द्वारा हम सपोर्टर के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें कुछ इस तरह से मेज़रमेंट लेते हैं और इसी से हम कॉपर ट्यूब को फिट करेंगे। तो इस एल साइज़ जो एंगल है, इस पट्टी के हम 2 टुकड़े करते हैं, मतलब 2 भागों में इसे काटते हैं और इसके बाद इसे काटने के बाद इसमें हम सेट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें एक पाइप को फिट करने के लिए एक होल करेंगे, जो स्क्रू ड्राइवर या टोचा की सहायता से हम एक होल करते हैं, जिसे बाहर बाईपास कॉपर ट्यूब डाल लेंगे। तो उसके लिए उसी साइज़ का होल करना होगा, जो कि इस तरह से हम इसमें एक होल कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने होल कर लिया है और अब ये कॉपर ट्यूब का रोल दिख रहा है। ये कंप्लीट 50 फीट के आसपास यह कॉपर ट्यूब, और इस रोल को हम इस फ्रीज़र में कुछ इस तरह से फिट करेंगे। तो ये यहाँ पर एक होल कर रखा था, तो हम इस होल से 1/4 साइज़ जो पाइप है, कॉपर ट्यूब है, उसे बाहर बाईपास करते हैं। ये देखिए आसानी से तो नहीं आता है, तो हमें एक स्क्रू ड्राइवर इसको अंदर में डालना होगा और उसके सिरे पर कॉपर ट्यूब को रख के उसे धीरे धीरे पीछे से ढकेलना है। तो ये इस तरह से बाहर निकल जाता है आसानी से। यदि हम ऐसे सिंपली तरीके से बाहर पाइप को बाहर करते हैं तो वह नहीं आता है। तो इसीलिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर डालना चाहिए। और देखिए इस तरह से हमने कुछ इस पाइप के रोल को पूरे सिस्टम में फैला दिया है और धीरे धीरे क्लैंप में ऐसे काले वाले जो स्क्रू होते हैं, जो कि कारपेंटर लोग यूज़ करते हैं, वही स्क्रू की सहायता से हम लोग इस कॉपर रोल को बिछाते जाएंगे। धीरे धीरे करके एक एक रोल बिछाते पूरे यूनिट में कूलिंग कॉइल फैला देते हैं। जैसे कि कंपनी बनाती है इस फ्रीज़र को, उसी डिज़ाइन के अनुसार हमें भी इस पाइप रोल को पूरे सिस्टम में फैलाना होगा, तभी यह पूरे यूनिट में अच्छे से कूलिंग कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाता है। तो जब हम पाइप की फिटिंग करते हैं तो उसमें दूरी को खासकर ध्यान रखा जाता है। दोनों पाइप के बीच का जो गैप होता है वह लगभग 4 इंच या 5 इंच होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा कूलिंग में दिक्कत आती है। तो ये देखिए हम लोग एक निश्चित दूरी को देखते हुए हम इस पाइपलाइन को फिट कर रहे हैं, एक एक लाइन बिछाते हुए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए और बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इसी तरह से हम और भी वीडियो आपके सामने लेकर आते जाएंगे। और आप यदि सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हर अपडेट आपके पास में मिलती रहेगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में।
तो दोस्तों देखते जाइए कैसे हम इस कॉपर ट्यूब को फैला रहे हैं। इसकी जगह पे आप इससे मोटे साइज़ का भी पाइप यूज़ कर सकते हैं ट्यूब, और यदि थोड़े पैसे बचाना है तो 1/4 साइज़ का यूज़ कर सकते हैं। इससे छोटा ट्यूब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे छोटा हम यूज़ करेंगे तो कूलिंग में दिक्कत आएगी। और 1/4 साइज़ का यदि पाइप आप डाल रहे हैं तो लगभग आपको 100 फीट के आसपास लगता है, मतलब 2 रोल कम्प्लीटली लग जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें पूरी सफाई के साथ, सुरक्षा के साथ में इस कॉइल को फिट कर लेना है। हाथों को बचा के रखना है, क्योंकि कई बार मशीन चलाते समय या स्क्रू ड्राइवर चलाते समय हाथों को चोट लग सकती है। और ये जो क्लैंप होती है यह भी बहुत तेज़ होती है, धारदार होती है, जिससे कि हाथों में चोट लगने का डर होता है। तो इसे भी बहुत सावधानी से फिट करना होता है, और स्क्रू भी ध्यान से कसिएगा, क्योंकि कई बार स्क्रू भी उछल के हमारे हाथों में लग सकते हैं। दोस्तों, 1/4 साइज़ का जो कॉपर ट्यूब है ये बहुत ही अच्छा होता है, और कॉपर ट्यूब में कभी जंग नहीं लगता, इसीलिए हम इसमें कॉपर ट्यूब का ही इस्तेमाल करते हैं। और इस ट्यूब में लीकेज की भी संभावना नहीं होती है। जब कस्टमर यदि यूनिट चलाता है और इसमें पटका पुटकी होती है, जैसे कई बार दूध के कंटेनर रखे जाते हैं या फिर और कोई भारी सामान इसके अंदर रख दिया जाए, तो ट्यूब को भी चोट नहीं पहुंच सकती। इस तरह से यदि हम फिटिंग करते हैं तो ये देखिए, हमने एक रोल कंप्लीट लगा चुके हैं और दूसरा रोल स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारी 6वीं नंबर की लाइन फिट हो रही है, और ये फाइनल लाइन होना चाहिए हमारे साथ में, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास में ट्यूब नहीं लगा सकते, क्योंकि इतनी पर्याप्त होगी। हम इसे विजी कूलर के अनुसार इसे बना रहे हैं। यह खाली बोतलों को रखने के लिए या कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल के लिए हम इस फ्रीज़र को बना रहे हैं। और आइसक्रीम में क्या होता है, -25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है, जबकि बॉटल कूलर में -10 डिग्री के आसपास पर्याप्त होता है। तो हम इसमें बॉटल के अनुसार, बॉटल के रखरखाव के लिए हम इस फ्रीज़र को बना रहे हैं, और उतना यह टेम्परेचर कंट्रोल कर लेगा या बना देगा। तो हमें ये फाइनल लाइन आपके सामने फिट कर ली है। ये देखिए, कुछ और स्क्रू फिट करने के हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हम एक एक लाइन कंप्लीट करते जाएंगे, और इसमें कम समय भी लगता है। लगभग फिटिंग में 2 घंटे के आसपास आपको फिटिंग के दौरान समय लग सकता है। और यदि नए हैं आप काम करने में तो थोड़ा और भी वक्त लग सकता है। तो अगर आसान तरीके से होता है यह काम, और पहली बार आपको थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगेगा, लेकिन जब आप सेकेंड टाइम ऐसे ही यूनिट बनाएंगे तो आपके अंदर खुद ही एक टैलेंट आएगा, एक तरीका आएगा, और आप भी अपने कॉन्फिडेंस के अनुसार यह काम कर लेंगे। तो दोस्तों, ये आखिरी सिरा है। हम यहाँ पर कैपलरी का जॉइंट कर लेंगे अंदर ही, क्योंकि कैपलरी हम बाहर निकालेंगे तो बाद में टूट टाट होने का डर होता है। तो हम सबसे पहले अब गैस चार्जिंग की प्रोसेस में कंडेंसर को फ्लैश कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, इंटरनल लीकेज होने के कारण ट्यूब कूलिंग कॉइल के अंदर में पानी सक्शन कर लेता है, और यह कंडेंसर कॉइल और कंप्रेसर के अंदर पानी चला जाता है, मॉइस्चर चला जाता है, जिसके कारण यूनिट चोक मारेगा। तो इसी डर की वजह से हम इसे पहले फ्लैश कर लेते हैं कंडेंसर कॉइल को बहुत ही अच्छी तरीके से। थोड़ा इसमें भी वक्त लग सकता है, इसे आप चाहे तो हीट भी कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर यदि मॉइस्चर जमा हो वह भी निकल जाएगा। तो हम धीरे धीरे करके इसे भी फ्लैश कर लेते हैं इस तरह से। इसे फ्लैश करने के लिए आपको अंगूठे की सहायता से
इसे फ्लैश करना होगा, अंगूठे से प्रेस करना होगा पाइप को, डिस्चार्ज पाइप को, और फ्लैश करते जाएंगे। तो इसके बाद हम इसमें एक फ़िल्टर ऐड कर लेते हैं जो कि 30 ग्राम का भी है और 15 ग्राम का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसमें 30 ग्राम का एक फ़िल्टर यूज़ किया है और इसके बाद में इसमें 36 नंबर की हमने कैपिलरी लगाए हैं। इसके बाद हम फ्रीज़र को भी एक बार फ्लैश कर लेते हैं। ये देखिए हमने कैपिलरी फ़िल्टर लगा दिए हैं और इसके बाद यूनिट को चालू करते हैं फिर से एक बार, और ये देखिए हमारा वैक्यूम भी चालू हो गया है। एवापोरेटर को फ्लैश करने की आवश्यकता पड़ती है, यदि आप चाहे तो कर सकते हैं। ये देखिए हम एवापोरेटर को एक बार फ्लैश कर लेते हैं क्योंकि हमने नई पाइपलाइन डाली है, इसमें कोई ऐसी मॉइस्चर तो हो नहीं सकता, फिर भी हम एक बार इसे फ्लैश कर ही लेते हैं क्योंकि कई बार डस्टिंग हो सकती है या फिर थर्माकोल के टुकड़े वगैरह हो सकते हैं, तो उसे हम एक बार फ्लैश कर ही लेते हैं क्योंकि यह यूनिट हम बार बार खोलते नहीं हैं और एक बार जब गैस लोड हो जाती है तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाते। तो हमने इसे फ्लैश करके कंप्रेसर की सक्शन लाइन में कुछ इस तरह से जोड़ लिया है और एक चार्जिंग लाइन इसमें फिट कर ली है। तो चार्जिंग लाइन में हमने एक NRV वाल्व जो होता है, कुछ लोग इसे इस तरह से हम जोड़ लेते हैं, ये NRV के अंदर में चार्जिंग निप्पल भी कुछ लोग कहते हैं इसको। तो हमने इसमें एक NRV जोड़ दिया है और देखिए इसको हम सबसे पहले वैक्यूम कर लेते हैं और इस तरह से हम सेल्फ वैक्यूम कर लेंगे। यदि आपके पास में वैक्यूम पंप है तो आप वैक्यूम पंप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि वैक्यूम पंप नहीं है तो आप चाहे तो फ़िल्टर के पास से एक पाइप खुला छोड़कर इस तरह से वैक्यूम कर लेते हैं। और इसे वैक्यूम करने के लिए लगभग हमारे पास में 15 मिनट का वक्त होता है। यदि आप कम समय में सेल्फ वैक्यूम करते हैं तो आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। यदि आप कंप्लीटली 15 मिनट के लिए वैक्यूम के लिए छोड़ देते हैं यूनिट को सेल्फ वैक्यूम के लिए, तो यह अच्छे से वैक्यूम हो जाता है। तो दोस्तों हमने इस तरह से इसे वैक्यूम कर लिया है और अब ये जो वॉल हमने एक पॉइंट छोड़ा हुआ था जहाँ से वैक्यूम हो रहा था, तो उसे हम ब्रेजिंग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए यह पूरी तरह से पैक हो चुका है, इसका मतलब हमारे यूनिट में कहीं लीकेज नहीं है। अब इसके बाद हम इसमें गैस चार्जिंग की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो 134 गैस का यूज़ कर सकते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो हम इसमें हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन बहुत ही थोड़ी हैवी गैस होती है, ये कंप्रेसर को हीट करती है और इसका हेड प्रेशर भी बहुत अधिक होता है। तो हमें सबसे पहले से पर्च कर लेते हैं, मतलब चार्जिंग लाइन में यदि कोई मॉइस्चर है तो उसे भी हम निकाल देते हैं और उसके बाद हम अपना हैंड शटअप वाल्व का जो वाल्व है उसे खोल लेते हैं और उसके बाद में हम धीरे धीरे करके इसमें गैस चार्ज करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो प्रेशर होना चाहिए दोस्तों, लगभग 15 PSI का प्रेशर होना ज़रूरी है। और 15 PSI प्रेशर जब हो जाता है तो अपनी गैस कंप्लीट हो जाती है और कुछ समय हम वेट करेंगे तो देखेंगे कि आप कूलिंग भी इसमें आने लगेगी। ये फ्रीज़र को कूलिंग आने में लगभग 3 घंटा प्रॉपर टेम्परेचर आने में लग जाता है। और यदि आप तुरंत में देखते हैं तो पाइपलाइन तो कूल हो ही जाती है, लेकिन आइस नहीं आती है। तो प्रॉपर आइस आने के लिए यदि आप 3 घंटा वेट करें या थर्मामीटर टेम्परेचर मीटर जो भी हो उसे हम इस फ्रीज़र के अंदर में डालते हैं उसके सेंसर को, तो यह 3 घंटे के बाद में आपको प्रॉपर टेम्परेचर दिखा देगा या शो कर देगा। लगभग 10 से 15 सेंटीग्रेड का माइनस में टेम्परेचर शो करेगा। तो ये देखिए हमारी गैस लगभग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों और पूरे पाइपलाइन ठंडे हो चुके हैं। और ये देखिए फर्स्ट पाइप जो है कैपिलरी वाला, उसमें सेकेंड लाइन तक आइस आ चुकी है
और इस पूरे फ्रीज़र में कूलिंग आने में पूरा 3 घंटे का वक्त लगता है दोस्तों। तो इस तरह से हमने इस यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।